आपके सामने क्या है? What are the necessary elements that constitute the supply under CGST Act? So, in order to constitute a supply, the following elements are required to be satisfied. तो नीचे के पॉइंट्स आपको सेटिस्फाई करने हैं सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट, द एक्टिविटी इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ। तो आपको सप्लाई तभी बोल सकते हो जब आपका कोई एक्टिविटी में या गुड्स या तो सर्विस सप्लाई किया हो। दूसरा, सप्लाई इज फॉर अ कंसिडरेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर। सप्लाई किया है तो कंसिडरेशन मिलना चाहिए, बट उसमें भी आपको मैंने कंडीशंस बताई थी, करेक्ट। सप्लाई इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने जो सप्लाई किया है वो आपके बिजनेस को फर्दरेंस करने के लिए या तो कंटिन्यू रखने के लिए आपने किया है। सप्लाई इज मेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया में होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी है। सप्लाई इज अ टैक्सेबल सप्लाई, तो जो गुड्स भेजा है वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। और सप्लाई इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, और सप्लाई किसने किया है? टैक्सेबल पर्सन ने किया होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है, वो नेसेसरी एलिमेंट है, तभी आप सप्लाई कह सकते हो। ओके, नाउ केस 1 आपके पास क्या आ रहा है? एन इलेक्ट्रॉनिक डीलर सेल अ लैपटॉप ₹50,000 टू अर्न अ प्रॉफिट, डज इट क्वालिफाई एज अ सप्लाई? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर है जिसने लैपटॉप सेल किया है जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो क्या ये सप्लाई है? पढ़ो सॉल्यूशंस में क्या लिखा है। यस, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ऑफ द CGST एक्ट 2017, सप्लाई इंक्लूड्स all form of supply of goods or services or both, such as a sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposable, made or agree to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो ये सेंटेंस हमने पहले ही दिन देख लिया था जब मैंने सप्लाई चालू किया था, याद हो तो। Hence, in the above case, it will be treated as supply and liable to GST। तो ये सप्लाई है, उस पर GST होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस, मिस्टर एक्स an unregistered person plan to pursue his higher education in a US। तो मिस्टर एक्स वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने एक प्लान किया कि उसको फर्दर स्टडी करने के लिए यूएस जाना है। He receives career consultancy service from a US based consultant for 5 lakh। तो एक यूएस बेस्ड कंसल्टेंट है, उसके पास से उसने कंसल्टेंसी सर्विस ली है 5 लाख की। तो क्या ये सप्लाई है? यस और नो, जस्टिफाई। तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा? क्या ये सप्लाई है? तो यस सर, ये सप्लाई है। क्यों सप्लाई है? तो एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी ऑफ द CGST एक्ट 2017, supply includes import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business। आपने ये import of service ली for a consideration, फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या अपने पर्पस पर्सनल हो, तो आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली है, सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड होता है। Hence, in the above case, it will be treated as supply। Now, case 3। केस 3 क्या है आपके पास? XYZ and company, a manufacturer of goods, donated old computer to charitable school on account of renovation of office। तो XYZ एंड कंपनी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने अपने पुराने कंप्यूटर्स एक चैरिटेबल स्कूल को डोनेट कर दिए हैं क्योंकि उसने अपनी ऑफिस रिनोवेट करवाई है। द कंपनी हैज़ टेकन
इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द कंप्यूटर सो डोनेटेड। कंपनी ने ये जो कंप्यूटर डोनेट किए हैं ना, उसका आईटीसी क्लेम लिया हुआ है। तो क्या ये सप्लाई है? यस और नो? As per section 7 subsection 1 clause C, read with art read with the schedule first of CGST Act 2017, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed where ITC has been availed shall be treated as supply even made without consideration। तो ऐसा कोई असेट आपने परमानेंटली ट्रांसफर किया है या तो डिस्पोजल किया है, जिसका आईटीसी आपने क्लेम किया है, भले सामने वाला आपको पैसा ना दे, विदाउट कंसिडरेशन। हैंस डोनेशन ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स टू चैरिटेबल स्कूल शैल क्वालिफाई एज अ सप्लाई। तो वो सप्लाई है, सिंस आईटीसी हैज बीन अवेल बाय एक्स वाई जेड एंड कंपनी। भले आपने उस पर आईटीसी क्लेम किया है, बट वो सप्लाई है, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, Happy Limited provides management consultancy services without charge to Joy Limited, in which Happy Limited has controlling rights। तो हैप्पी लिमिटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है जॉय लिमिटेड को, और जॉय लिमिटेड की कंपनी में कंट्रोलिंग राइट किसके हैं? हैप्पी लिमिटेड के हैं। द सेड कंसल्टेंसी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर बेनिफिट ऑफ एंटायर ग्रुप, और ये कंसल्टेंसी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इससे एंटायर ग्रुप को बेनिफिट हो रहा है। डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई? क्या ये सप्लाई है? एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, read with schedule first of CGST Act 2017, supply of goods or service between related person is treated as supply even if it is a without consideration। आप रिलेटेड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहे हो, उसके पास से पैसा नहीं मिलेगा, कोई वांधा नहीं, फिर भी ये सप्लाई तो कहलाएगा। एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ CGST Act 2017, person shall be deemed to be a related person if one of them directly or indirectly controls the other। ये सेंटेंस पूरा रिलेटेड पर्सन की जब डेफिनेशन हमने पढ़ा था, उसका कंसेप्ट पढ़ा था ना, तो वहां पे था 1 2 3 4 पॉइंट में था ना, उसमें ये पॉइंट था। Since Happy Limited has controlling rights of Joy Limited, they will be treated as a related person and the said transaction will qualify as supply। नेक्स्ट, इलास्ट्रेशन 5। स्कोप ऑफ सप्लाई में क्या दिया है आपके पास? XYZ लिमिटेड गिव दिवाली गिफ्ट टू एम्प्लॉय वर्थ ₹5 लाख। डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? तो 5 लाख का दिवाली का गिफ्ट दिया, क्या ये सप्लाई है? वुड योर आंसर बी डिफरेंट if gift of ₹45,000 has been given to employees? मान लो कि 5 लाख में है तो क्या आंसर आएगा? और मान लो कि 5 लाख की जगह पे 45,000 है, तो क्या आंसर आएगा? As per section 7 subsection 1 clause C, read with schedule first of CGST Act 2017, supply of goods or services between made person is treated as supply even if it is without consideration। As per explanation to section 15 of CGST Act 2017, person shall be deemed to be related person if such persons are employer and employee। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है तो रिलेटेड पर्सन तो है ही। दस द दिवाली गिफ्ट टू एम्प्लॉय वर्थ ₹5 लाख, आपने 5 लाख का गिफ्ट दिया है, ऐसा तो कैसा एम्प्लॉय है आपने उसको 5 लाख का गिफ्ट दिया? दिया है तो एम्प्लॉय को सोचना चाहिए, करेक्ट? और एम्प्लॉयर को भी सोचना चाहिए कि 5 लाख का गिफ्ट दिया तो आप छटक नहीं गए हो, ये सप्लाई है और सप्लाई पे जीएसटी पे करना पड़ेगा।
So 5 lakh will qualify as a supply and such supply would be leviable to GST. मैंने तो आपको टैक्सेशन सेमेस्टर 1 में ही बोला है, किसी का भी गिफ्ट लो 49,999 लो, करेक्ट, 50,000 एक रुपये भी मत लो किसी का, वापस दे देना। मैंने आपको बताया था, नीचे देखो 45,000 है, रिलेटेड पर्सन है, बट लिमिट कम है ना आपकी। देखो, इफ गिफ्ट ऑफ रुपीज 45,000 इज गिवन इंस्टेड ऑफ 5 lakh, the same will not qualify as supply since it has been specifically provided that a gift not exceeding 50,000 in a value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or service or both. ओके, तो भले रिलेटेड पर्सन है बट गिफ्ट में कंडीशन है कि 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 50,000 से कम है पूरे साल में। दूसरी एक बात याद रखना, गिफ्ट के लिए पूरा साल देखना होता है, साल में 10 बार गिफ्ट दिया तो 10 का टोटल करो। ओके, चलो नेक्स्ट। Registan Limited owns a motor vehicle which is used to transport its working customers premises. तो रजिस्ट्रार लिमिटेड की अपनी खुद की मोटर व्हीकल है, वो यूटिलाइज करता है ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, अपने वर्कर को कस्टमर की प्रेमाइसेस पे लाना है। ड्यूरिंग वन वीकेंड वन कार वॉज यूज बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इज रिलेटिव्स फॉर अ फैमिली आउटिंग। उसमें से एक कार मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्लानिंग किया है, अपनी रिलेटिव्स को फैमिली आउटगोइंग के लिए ले गया है। सोचो, क्या इज इट सप्लाई? क्या ये सप्लाई है? एक कंपनी है, दूसरा एम्प्लॉय है, करेक्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हुआ, करेक्ट, दैट इज अ रिलेटेड पर्सन, और रिलेटेड पर्सन अपनी फैमिली के आउटिंग के लिए एक कार लेके चला गया है। तो कंपनी, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके पास वो पैसा तो मांगेगी ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन ये सर्विस आपने सप्लाई की है, करेक्ट। तो रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी ये सप्लाई कहलाएगा। ओके, पढ़ो। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय when made in the course or furtherance of business shall be treated as supply even if made without consideration. Thus, the said transaction will qualify as supply and will be liable to GST. Next, EBC Motors Limited engaged Sunshine Car Limited as an agent to sell car on its behalf. तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को हायर किया है एज अ एजेंट कि वो मेरी कार सेल कर देगी। फॉर द पर्पस एबीसी लिमिटेड हैज सप्लाइड 200 कार्स टू द शोरूम ऑफ सनशाइन कार लिमिटेड। तो उसने 200 कार भेज दी एजेंट की कंपनी में जो राजस्थान में है। क्या ये सप्लाई है? क्या ये सप्लाई है? याद करो, प्रिंसिपल और एजेंट का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, करेक्ट। और प्रिंसिपल एजेंट को दे या एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई काम करे, ये सप्लाई है। ओके, पढ़ो। Yes, sir. As per section 7 subsection 1 clause C, read with schedule first of CGST Act 2017, supply of goods by a principal to his agent where the agent undertake to supply such a goods on behalf of the principal। तो एजेंट क्या करेगा? प्रिंसिपल के बिहाफ में ये गुड्स या सर्विस बेचेगा। ये कार है, दैट इज ओके, even if made without consideration. In a view of the same, supply of cars by ABC Motors Limited to Sunshine Cars Limited will qualify as supply. Next,
ABC Associate received management consultancy services from its head office located in Malaysia. The head office has rendered such services free of cost to its branch office. Does it qualify as supply? क्या ये सप्लाई है? तो सबसे पहले तो ये सोचो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस देने वाला कौन है? हेड ऑफिस वाला है। किसको दे रहा है? ब्रांच ऑफिस को दे रहा है। हेड ऑफिस किधर है? मलेशिया में है, करेक्ट। और वो इंडिया में ये सर्विस दे रहा है, दैट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हुआ। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, विदाउट कंसिडरेशन, करेक्ट। तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए लो या आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए लो, भले फिर वो आपको पैसा लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है, बट ये सप्लाई कहलाएगा। पढ़ो। एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, read with schedule first of CGST Act 2017, import of service by a taxable person from a related person। तो ये हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस रिलेटेड पर्सन में हुए ना। और फ्रॉम एनी ऑफिस अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, या उसका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया में हो, वहाँ से सर्विस ली हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो उसको सप्लाई में माना जाएगा, भले पैसा ना लो आप। Thus, management consultancy service received by ABC Associate will qualify as supply even though the head office has not charged anything from it and will be liable to GST. Next, Archean Construction Limited, a registered taxable person, received architectural design supplied by a foreign architect to design a residential house to be built in a Hyderabad for a consideration of 50 lakh। Does it qualify for supply? एक बार फिर देख लो, कहाँ से आपने ये सर्विस ली? फॉरेन आर्किटेक्ट है, करेक्ट। फॉरेन आर्किटेक्ट ने ये आर्किटेक्ट की डिज़ाइन की सर्विस किसको दी? आर्कियन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को, जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है। उसने हैदराबाद में अपने रेसिडेंशियल हाउस बिल्डअप करवाना है, उसके आर्किटेक्ट की डिज़ाइन फॉरेन से मंगवाई है, जिसका 50 लाख रुपए दिए। क्या ये सप्लाई है? तो एक बार फिर वही रूल, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, करेक्ट। पढ़ो। Importation of service for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business, is covered under supply. In the above cases, it will be treated as supply and will be liable to GST. Next, XYJ Limited was amalgamated with ABC Limited. On account of amalgamation, Mr. X, a shareholder, received 10,000 shares of ABC Limited in exchange of 5,000 shares of XYJ Limited। तो XYJ लिमिटेड का एमालगमेशन हुआ है एबीसी लिमिटेड के साथ। इसके द्वारा हुआ क्या? एमालगमेशन, ऑन अकाउंट ऑफ एमालगमेशन मिस्टर एक्स, अ शेयर होल्डर, रिसीव 10,000 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड के पास से एक्स जो शेयर होल्डर था उसको 10,000 शेयर्स मिले हैं इन एक्सचेंज ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो वो था XYZ कंपनी में, करेक्ट। अब ये XYZ लिमिटेड का एमलगमेशन हो गया एबीसी लिमिटेड में।
तो उसके पास जो पुराने 5,000 शेयर थे इसके एक्सचेंज में उसको 10,000 शेयर्स मिले हैं अब एबीसी लिमिटेड के पास से। तो क्या ये सप्लाई है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, मैंने ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं कि वो नाइदर गुड्स नाइदर सर्विस है। उसमें एक पॉइंट था सिक्योरिटीज। ओके, पढ़ो। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज इज नाइदर supply of goods nor services. Securities are excluded from the definition of both the goods as well as service. तो सिक्योरिटीज को हमने एक्सक्लूड किया है डेफिनेशन में से। Hence, such transaction will not qualify as supply. Okay. Next, illustration 11. Sahara Limited and NBFC transfer bad loan, that is unsecured, to Vasuli Capital Advisor Limited. Does it qualify as supply? तो सहारा लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उसने ट्रांसफ़र किया अनसिक्योर्ड लोन वसूली कैपिटल एडवाइज़र को। क्या ये सप्लाई है? तो एक बार फिर ये सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक्शनेबल क्लेम आर कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स। याद हो तो जब हमने गुड्स का डेफिनेशन देखा था वहाँ पे एक्शनेबल क्लेम वर्ड था। हाउएवर शेड्यूल 3 exclude the actionable claim other than lottery, gambling and betting. शेड्यूल 3 एक्सक्लूड करता है एक्शनेबल क्लेम अदर देन, इसके अलावा का लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग फ्रॉम द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन देयरफॉर वुड नॉट अमाउंट टू सप्लाई। तो आपने अनसिक्योर्ड लोन ट्रांसफर की है, वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता है, इसकी वजह से हमने उसको एक्सक्लूड किया है, ये सप्लाई नहीं है। एंड द लास्ट, XYZ लिमिटेड हैविंग हेड ऑफिस इन बॉम्बे, महाराष्ट्र स्टेट लगता है, सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹10 लाख टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन जयपुर राजस्थान। तो देखो, एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस है, दो अलग अलग जगह पे है। करेक्ट, मैंने बोला था आप भले ओनर एक हो बट स्टेट डिफरेंट है, तो आपको जीएसटी नंबर डिफरेंट लेना पड़ेगा। और जीएसटी नंबर ले रहे हो डिफरेंट और एक दूसरे को गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज इट विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई, भले फिर आप पैसा ना दो। ओके, पढ़ो। As per section 7 subsection 1 clause C, read with the schedule first of CGST Act 2017, supply of goods or service or both between distant person। ये डिस्टेंट पर्सन है, मालूम है ना, दो अलग अलग भले ओनर है बट दो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, दैट इज अ डिस्टेंट पर्सन। As specified in section 25, when made in the course or furtherance of business will be treated as supply even if made without consideration. Okay. As per section 25 subsection 5 of CGST Act 2017, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment as an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distant person for the purpose of this। Hence, ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स, देखो ये ब्रांच ट्रांसफर है 10 लाख फ्रॉम महाराष्ट्र टू राजस्थान। तो आपने ब्रांच ट्रांसफर किया एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में, तो विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई। अब यही एग्जाम्पल होता, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। मान लो दोनों बॉम्बे में ट्रांसफर किया या दोनों राजस्थान में ट्रांसफर किया, तो ब्रांच ट्रांसफर बिटवीन इंट्रा स्टेट, branch transfer between intra-state will not qualify as a supply। एक ही स्टेट में आप दो जगह पे माल
या गुड्स ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। दो इंटर स्टेट है तो माना जाएगा। सेम स्टेट में कहीं भी ट्रांसफर करो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इस पे एक एमसीक्यू पेपर में है, ये याद रखना। जो डेफिनेशन आ रही है आपके पास, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज अंडर द जीएसटी लॉ। तो जीएसटी लॉ में जो सप्लाईज हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं। तो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई, फर्स्ट वन। सेकंड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेकंड वन। थर्ड वन इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, एंड द फोर्थ वन इज जीरो रेटेड सप्लाई। तो इतने टाइप के सप्लाई हो सकते हैं, करेक्ट। उसमें से थोड़ी डेफिनेशन आपको नीचे दी है। डिफाइन द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज एग्जाम सप्लाई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। एग्जाम सप्लाई मीन्स supply of any goods or services or both which attract nil rate of tax। ये सप्लाई है गुड्स का और सर्विसेज का या दोनों का, बट उस पर टैक्स नहीं लगता है सर, उसमें नील रेट ऑफ टैक्स है। और विच में बी फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11। अंडर सेक्शन 11 के द्वारा ये टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, तो ये ऐसा गुड्स ऐसा सर्विस है जिस पे टैक्स रेट नील है या तो एग्जाम्ड है, इसकी वजह से उसको एग्जाम सप्लाई कहा जाएगा। नेक्स्ट, टैक्सेबल सप्लाई। सिंपल, आप ऐसा गुड्स सर्विसेज या दोनों दे रहे हो जिस पर टैक्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई। पढ़ो, अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ which is leviable to tax under this act। Non-taxable supply, non-taxable supply means a supply of goods or service or both which is not leviable to tax under this act or under the IGST act। तो ये ऐसा गुड्स ऐसा सर्विस है जिस पे टैक्स लेविएबल ही नहीं है। एग्जाम सप्लाई में क्या था, एग्जाम सप्लाई में विच एट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, वहां पे नील रेट लगता है इसलिए उसको एग्जाम बोला गया है। इस पे तो बोला है कि टैक्स लेविएबल ही नहीं है, इसलिए उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला गया है। दोनों में डिफरेंस ये है, भूल मत जाना। तो IMP कर देना, अंडरलाइन कर देना कि विच इज नॉट लिवेबल टू टैक्स, और फर्स्ट में विच एट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई in relation to a person shall mean receipt of goods or service or both, whether by purchase, acquisition, on any other means, with or without consideration। इनवर्ट सप्लाई किसको कहते हैं? इनवर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन सेल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, हमारे पास कोई गुड्स आया, हमारे पास कोई सर्विस आई, या हमारे पास दोनों आया। सर ये सब कुछ कब आता है? जब हम परचेस करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, और एनी अदर मीन्स विथ और विदाउट कंसिडरेशन, जिसका पैसा हम देंगे या तो नहीं देंगे। ओके, तो ये इनवर्ट सप्लाई का डेफिनेशन हुआ। अब आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई in relation to a taxable person mean supply of goods, supply of service, or both, whether by sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal, or any other mode, made or agree to be made by such a person in the course or furtherance of business। तो ये तो आपने पहले भी देख चुके हो आप लोग कि आप कोई गुड्स या सर्विस या दोनों ट्रांसफर करो, करे आपके बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, फिर वो सेल होगा, ट्रांसफर होगा, बार्टर होगा, एक्सचेंज होगा, वो सब कुछ। तो ये आउटवर्ड सप्लाई का डेफिनेशन था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट
अंडर द जीएसटी लॉ। तो जीएसटी लॉ के हिसाब से सप्लायर और रिसिपिएंट किसको कहते हैं? सप्लायर in relation to any goods or service or both shall mean the person supplying the said goods or service or both। ऐसा पर्सन जो गुड्स सर्विस या दोनों सप्लाई करता हो। एंड shall include an agent acting as such on behalf of such supplier। सप्लायर के बिहाफ में कोई एजेंट भी गुड्स देता हो तो वो एजेंट को भी सप्लायर माना जाएगा इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई। तो इसको हम सप्लायर कहेंगे। रिसिपिएंट किसको कहेंगे? तो recipient of supply of goods or service or both means, first point, where a consideration is payable for the supply of goods, service or both, the person who is liable to pay that consideration। तो हमने पैसा दिया, किसका पैसा दिया? जिसका हमारे पास गुड्स सर्विस या दोनों चीज़ हमको मिली है और मैंने ये सर्विस या गुड्स के बदले में पैसा दिया है, तो मैं रिसिपिएंट हूँ क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया है। Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom possession or use of the goods is given or made available। हमने ये जो गुड्स या सर्विसेज हमको मिली है जिसका पैसा हमने नहीं दिया। Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered, ऐसा पर्सन जिसको आपने गुड्स डिलीवर किया है, और टू whom the possession, पोजीशन किसके पास है? अभी सामने वाले के पास है। और यूज द गुड्स, यूज कौन करने वाला है? जिसको मिला है वो। तो जिसको मिला है उसको हम रिसिपिएंट कहेंगे। एंड द लास्ट वन, सेकंड वन आपके पास गुड्स के रिलेटेड था, यही सेंटेंस चेंज करके मैंने थर्ड में लिखा है सर्विस। पढ़ो, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, द पर्सन टू होम द सर्विस रेंडर। तो जिस सर्विस का हमने पैसा नहीं दिया, तो जिसको हमने सर्विस दी है वो है रिसिपिएंट। Any reference to a person to whom a supply is made shall be constructed as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to the goods or service or both supply। मैंने ये बोला हो कि भाई तू मेरे को गुड्स मत भेज, मेरे बिहाफ में ये मेरा एजेंट है, तो उसको गुड्स वहाँ पे भेज दे। तो मेरे बिहाफ में एजेंट ने काम किया ना, एजेंट ने गुड्स रिसीव किया ना, तो एजेंट रिसिपिएंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब आपके पास आ रहा है लीवी एंड कलेक्शन। अब जीएसटी कैसे चार्ज करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे? तो पावर टू लेवी जीएसटी, आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ब्रॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 confers the concurrent power to both the parliament and the state to make the laws with respect to GST। However, clause 2 of article 246A read with article 269A provide exclusive power to parliament to legislate with respect to interstate trade और कॉमर्स। तो यहाँ पे आर्टिकल के द्वारा पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देते हैं कि वो लोग लॉ बनाए। ओके, तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया सेक्शन 9। सबसे पहले तो किस पे लगना चाहिए? सर्विसेज, गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे। तो डेट इज आपका ये सब्जेक्ट है। नंबर 1 इज सब्जेक्ट, नंबर 2 इज सप्लाई, इंक्लूड, इम्प्लाइड और एक्सक्लूड। नंबर 3 प्लेस, प्लेस या तो विद इन द स्टेट या तो आउटसाइड स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड द फोर्थ इज टाइम, स्पेसिफाइड फॉर गुड्स एंड स्पेसिफाइड फॉर सर्विसेज। फिर चार चीज़ें वो ध्यान में रखनी है।
A tax called the CGST shall be levied on all intra-state supply of goods और सर्विस और बोथ। वो तो आपको मालूम है ना कि CGST किस पे लगता है? जो आप विद इन द स्टेट जो गुड्स सेल कर रहे हो उस पे CGST लगेगा, और CGST के साथ SGST भी लगेगा। The tax shall be collected in such a manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person। आप वो इनवॉइस पे जितना आप टैक्स चार्ज करोगे उतना पैसा सामने वाला आपको देगा। However, intrastate supplies of alcoholic liquor for human consumption is outside the purview of CGST। अंडरलाइन कर दो ये सेंटेंस, मोस्ट टाइम भी लिख दो। तो अल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप यूटिलाइज करते हो विद इन द स्टेट में, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो आउटसाइड है, अभी जीएसटी के अंदर नहीं है वो गुड्स। वैल्यू फॉर लेवी, ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी के रेट क्या है? रेट फॉर द सीजीएसटी आर रेट एस में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करता है जो गुड्स पे जो सर्विस पे इतना टैक्स लेना चाहिए उसके हिसाब से कलेक्ट करेंगे। रेट्स कितने हैं? रेट्स नोटिफाइड है 0, 0.125, 1.5%, 2.5%, 6%, 9% एंड 14%। अंडरलाइन कर दो। मैक्सिमम रेट ऑफ CGST विल बी 20%। तो मैक्सिमम CGST का रेट क्या है? 20%। अंडरलाइन कर दो, MCQ में लगेगा। However, CGST on supply of the following item has not been levied immediately। तो फॉलोइंग आइटम से जिस पे जीएसटी इमीडिएटली लेविड नहीं हुआ है, इट शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच ए डेट एस में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगा उस डेट से हम उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज हैं? तो अंडरलाइन कर देना एमसीक्यू के लिए। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सारे जो गुड्स है जिस पे अभी जीएसटी नहीं लगता है। जब जैसे कि आप पेट्रोल लेने जाते हो तो अभी उस पर वेट लगता है, आप देखोगे पेट्रोल के बिल पे, करेक्ट? तो याद रखना ये अभी ये इस पे सब पे अभी वेट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, ये सब ये पुराना है सब कुछ। ओके, तो ये अंडरलाइन कर देना फॉर मोस्ट IMP MCQ के लिए। रिवर्स चार्ज, टैक्स पेएबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाई है, बहुत बार, याद हो तो। क्या है मालूम? पढ़ो। CGST shall be paid by the recipient of the goods or service or both on a reverse charge basis in the following cases। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो, नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। नॉर्मली जीएसटी सप्लायर पे करता है, ओके। बट आरसीएम में बट आरसीएम में जीएसटी पे करने वाला कौन होता है? रिसिपिएंट। याद रखना, ओके। तो ऐसे कौन कौन से केसेस है जहाँ पे रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा आरसीएम में? तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल ने जो गुड्स जो सर्विसेज बोले हैं वो सारे गुड्स सर्विसेज आपने लिए हैं,
supply of taxable goods or services or both by an unregistered supplier to a registered person. आपने ये सारे गुड्स या सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से लिए हैं और आप खुद कौन हो? रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन. All the provision of the CGST Act shall apply to the recipient in the aforesaid cases. तो सारे CGST की प्रोविजन रिसिपिएंट को लगेंगे as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or service or both. क्यों लगेंगे? क्योंकि रिसिपिएंट को जीएसटी देना है ना, इसकी वजह से. Intrastate supply of taxable goods or service or both by an unregistered supplier to a registered person are exempt from CGST, provided the aggregate value of such supplies of goods and or services received by the registered person from any or all the unregistered supplier does not exceed 5,000 in a day. अब ये क्या है सर? इस पे मोस्ट टाइम पे कर दो, इस पे मोस्ट टाइम पे कर दो. विद इन द स्टेट में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्सेबल गुड्स और सर्विस लिया है जिस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा. क्यों नहीं देना पड़ेगा सर? क्योंकि उसकी टोटल वैल्यू 5,000 रुपये से कम है पर डे. सर इसका मीनिंग ये है कि एक दिन में किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से कोई रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स और सर्विस परचेस करेगा तो सबसे पहले वो वैल्यू देख लो. 5,000 है कि 5,000 से कम है? सर 5,000 से कम है. ओके, पूरे दिन खत्म होने की राह देखो. ऐसा आपने एक पर्सन के पास से लिया, ऐसा दूसरा पर्सन लो, तीसरा पर्सन लो. जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से आपने गुड्स या सर्विस ली है उसका टोटल करो. 5,000 से कम है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई रिसिपिएंट को कोई आरसीएम देना नहीं है. बट 5,000 से ज़्यादा है ना तो टैक्स देना पड़ेगा. ओके, तो ये रूल है आरसीएम का. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी ये रूल निकल गया है. अभी क्या है, गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विस का लिस्ट दे दिया है. वो सर्विसेज का रूल, ये वो गुड्स या वो सर्विसेज आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से ली है ना और आप खुद टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको वो टैक्स देना है. कोई लिमिट नहीं है 5,000 की. अभी तो सिर्फ इतना, अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से रजिस्टर्ड पर्सन ये सारी सर्विसेज ले रहा है, आरसीएम देना पड़ेगा. कोई लिमिट नहीं है अभी.